चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका पहला पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है? कोई भी चीज़ का, जैसे 2 को पेड़ बोलते हैं, 12 को डजन बोलते हैं, उसी तरह से कोई भी चीज़ का 6.022 इंटू 10⁻23 अगर कोई चीज़ इतना रहे तो उसको मोल बोलते हैं। अगर इतना एटम है तो 1 मोल एटम, इतना मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल। इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी एटम जैसे कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास 12 है ना, इसका मतलब है कि इस एटम का वेट कितना होगा? 12 AMU। जैसे ऑक्सीजन O2 का बात कर रहे हैं, O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 का 16, 2 का 32। तो O2 का वेट कितना होगा? 32 AMU। एक एटम कार्बन का वेट होगा 12 AMU। एक मॉलिक्यूल O2 का वेट होगा 32 AMU। 1 AMU में कितना kg होता है? 1 AMU में होता है 1.66 इंटू 10⁻24 kg। 1 AMU में इतना kg होता है। तो ये तो एक एटम का वेट है, या एक मॉलिक्यूल या एक एटम का वेट है। लेकिन अगर इसी कार्बन का हम इतना एटम ले लें, जैसे कार्बन का एक एटम का वेट कितना है? 12 AMU। लेकिन कार्बन का अगर हम 1 मोल एटम ले लें, यानी एवोगाड्रो नंबर जितना है उतना हम कार्बन एटम ले लें, तो उसका वेट हो जाएगा 12 ग्राम। इसी तरह से अगर हम 1 मोल O2 मॉलिक्यूल ले लें तो उसका वेट हो जाएगा 32 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वेट है 32 AMU, लेकिन 1 मोल, ये 1 मॉलिक्यूल का है, 1 मॉलिक्यूल का है, और ये 1 मोल का है। तो 1 मोल का वेट है 32 ग्राम, लेकिन 1 मॉलिक्यूल का वेट है 32 AMU। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे किसी का निकालते हैं? अगर मान लो तुमको बोल रहा है कि तुमको बोलना चाह रहा है कि बताओ 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस का मोल कितना होगा? तो 32 ग्राम का 1 मोल है, तो 32 का डबल है 64, तो 64 ग्राम में 2 मोल होगा। ये तो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अब फार्मूला क्या है? गिवन वेट बाय मोलकुलर मास। तो गिवन वेट 64, मोलकुलर मास 32, तो वैसे भी 2 मोल आ रहा है। तो मोल का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऐसे भी निकल सकता है। अगर मान लो कोई कह रहा है कि बताओ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम है, तो देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का 1 मोल होता है, और 6.022 का डबल है ये, तो उसमें 2 मोल होगा। तो ये कैसे निकलेगा? जितना भी तुमको नंबर दिया हुआ है उसको Na एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और तरीका है, N है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिवाइड करना है? एवोगाड्रो नंबर से। और तीसरा है गैस के लिए, सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होगा। गैस में क्या होता है? हर 1 मोल, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, या मिलीलीटर में 22,400 मिलीलीटर। कोई भी गैस अगर वो 1 मोल है तो उसका वेट हो जाएगा 22.4 लीटर। तो अगर कोई तुमसे बोले कि बताओ 44.8 लीटर में कितना मोल होगा, तो क्या करना है? 22.4 लीटर में 1 मोल है, 44.8 लीटर में 2 मोल होगा। ऐसे अगर तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, क्योंकि 22.4 का 1 मोल होता है, तो ये आ जाएगा 2 मोल। तो मोल निकालने का तीसरा तरीका क्या है? ये गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ लीटर। ये वॉल्यूम किसका है? सिर्फ गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड करना है 22.4 से, वो आ जाएगा। ठीक है, मोल आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। वॉल्यूम 56 ग्राम नाइट्रोजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल होगा? कैसे निकालेंगे? गिवन वेट बाय मोलकुलर मास। गिवन वेट कितना है? 56, मोलकुलर वेट कितना है? 28, तो 56/28 2 मोल। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 का डबल, 44.8 लीटर। ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ
0.2 मोल ऑफ ओजोन, 0.2 मोल ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट है 16 3 48। तो 1 मोल ओजोन का वेट होता है 48 ग्राम। 0.2 मोल ओजोन का वेट कितना होगा? 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो 48 को, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो 48 को, 9.6 ग्राम। फिर देखो वॉल्यूम निकालना है। 1 मोल ओजोन गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, 0.2 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, इतना लीटर। फाइंड आउट मोल एंड मास इन, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से मोल कैसे निकालेंगे? 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। अब मास कैसे निकालेंगे? उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से। पहले को 1.12 को 22.4 से डिवाइड करो तो ये जाएगा मोल। इस मोल को 0.05 है ना, इस मोल को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास निकालना है, तो 0.05 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास आ जाएगा। फाइंड आउट द मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। अब ये हमको दिया हुआ है नंबर, इसको पहले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे तो मोल आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया मेरा मोल। अब मोल के बाद इसको हमको अगर मास निकालना है तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये क्या है? ये है मोल। अब मोल से मास करना है तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5, तो ये मोल को अगर 63.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा मास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मॉलिक्यूल है? तो मॉलिक्यूल तो निकाल सकते हैं, पहले मोल तो निकालो। 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल है? तो 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14, 1 को 28, 1 को 28, 1/28, मोल कितना हो गया? 1/28, 1/28 क्या हो गया? मोल। अब इस 1 मोल में Na होता है, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, नंबर निकालना है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करो तो 1/28 तो मोल हुआ और उसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वन बाई 28 क्या हुआ? 1/28 मोल मॉलिक्यूल है N2 का, कितना? N2 का। इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na/28 हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर है नंबर ऑफ एटम, तो एक N2 में 2 एटम है, तो Na/28 N2 है, तो Na/28 का डबल इतना एटम होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना लीटर STP। मोल वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा, डायरेक्ट मोल पूछ रहा है। आधा ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, मतलब आधा ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है आधा मोल। तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल सब का मतलब है मोल। तो यहाँ पे मोल कितना हो गया? मोल हो गया 1/2। तो मास निकालना है, मोल से मास में लाना है तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा कितना? आधा को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो आ जाएगा 16। आधा मोल मतलब 1 मोल मतलब 32 ग्राम, तो आधा मोल मतलब 16 ग्राम। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na/2। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 1 मोल में 22.4 लीटर, आधा मोल में 11.2 लीटर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल चुके हैं हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? Na/2। 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो Na/2 मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई करो, Na एटम। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या? वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास का आधा। मॉलिक्यूलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वॉल्यूम। ये अब यहाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2। एटॉमिक वेट बेरियम का दिया हुआ है और क्लोरीन का दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो सबसे पहले BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। एक बेरियम का 137, एक क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन का 71, तो BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 208 आ रहा है। कितना आ रहा है? 208।
गिवन वेट दिया हुआ, गिवन वेट को मोलकुलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल निकल जाएगा। कितना मोल? 0.01 मोल। अब देखो 0.01 मोल का कितना मतलब है, इसको अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल कितना 0.01, Na से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। एक BaCl2 में कितना एटम है? 2 क्लोरीन का 2। एक BaCl2 में नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन कितना है? 2। तो 0.01 Na में 2 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। फिर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। ओजोन 1.2 ग्राम है। मोल में पहले मोल निकालो। ओजोन का मोलकुलर मास 48, तो गिवन वेट 1.2 बाई 48, ये 1/40 क्या आ गया? मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो 1/40 को Na से मल्टीप्लाई करो। ये 1/40 मोल क्या आ रहा है? ओजोन आ रहा है ना। तो जब Na से मल्टीप्लाई करें तो पहले मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन जब हमको एटम से मल्टीप्लाई करना, एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम, तो एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन का एटम होता है, O3। तो Na/40 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 Na/40, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। नंबर ऑफ एटम निकालना है तो पहले नंबर ऑफ एटम, एक वाटर में 3 एटम होता है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि 1.8 ग्राम का जो ड्रॉप है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं H2O के। तब एक H2O में 3 एटम होते हैं, तो जितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1.8 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 मोल। और 0.1 मोल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 इंटू Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O हो गया, लेकिन एक H2O में 3 एटम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 इंटू 3, तो 0.3 इंटू Na एटम्स हो जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी, फिर वही है, 1 लीटर पानी को पहले मोल में कन्वर्ट करो। कैसे? 22.4 से डिवाइड करके? नहीं, 22.4 से डिवाइड करके मोल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 22.4 वाला थ्योरी गैस की लगता है। यहाँ पे 1/22.4 मोल नहीं होगा। यहाँ पे हमको 1 लीटर ऑफ वाटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? मास में। तो 1 लीटर पानी का मतलब है 1000 ml पानी, और 1000 ml का पानी का मतलब है 1000 ग्राम। तो इस तरह से तुम एक इजी समझ लो कि 1 ml पानी का मतलब 1 ग्राम, और 1 लीटर पानी का मतलब 1 kg। तो यहाँ पे वेट कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1000/18, ये 55.5 मोल हो जाएगा। 55.5 मोल हो गया। उसके बाद मोल को फिर Na से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। एट NTP डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का डेंसिटी है इतना। वेपर डेंसिटी पता करना और मॉलिक्यूलर मास पता करना। तो वेपर डेंसिटी होता क्या है? वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस इतना है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन तुम याद कर लो, तो या फिर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जो गैस का डेंसिटी होगा उसको हाइड्रोजन के डेंसिटी से डिवाइड करना है। तो वेपर डेंसिटी कितना आ रहा है मेरा? 50। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो वेपर डेंसिटी अगर 50 आ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 100। 1 लीटर गैस का वेट है 2 ग्राम, तो बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी बताओ। तो 1 लीटर गैस का मतलब कितना मोल हो गया? पहले मोल बताओ। 1 को 22.4 से डिवाइड करो, 1 को 22.4 से डिवाइड करो तो इतना मोल है। तो इतना मोल का वेट कितना दे रहा है तुमको? 2 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा? 22.4 को उस साइड भेज दो तो हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 44.8 ग्राम। तो 44.8 ग्राम क्या हो गया? 44.8 ग्राम 1 मोल गैस का वेट हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44.8। और वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास बाई 2, तो 44.8/2 यानी 22.4 हो जाएगा वेपर डेंसिटी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पीरिकल फार्मूला के बारे में। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे H2O2 है, H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 कट जाएगा तो बचेगा H और O, तो ये है इम्पीरिकल फार्मूला। अब CH4 में 1 और 4 थे तो सिंपलेस्ट ही है, लेकिन C2H6 में देखो 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 6 से काटो तो 1 3, तो CH3। तो इम्पीरिकल फार्मूला क्या हो गया? CH3। ये C2H4O2 ऑक्जेलिक एसिड है,
अब इसको इम्पीडिकल करेंगे तो 2 से काटो, तो यहाँ जो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 1 CH2O, ये हो गया इम्पीडिकल फार्मूला। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इन ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड है जिसमें कंपाउंड में क्या क्या है, x है और y है। x दिया हुआ है इतना %, y दिया हुआ है इतना %, बाई वेट। एटॉमिक वेट x का दिया हुआ है 24, y का दिया हुआ है 16। कैलकुलेट इम्पीडिकल फार्मूला, कैसे निकालेंगे? तो इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है ये देखो, सबसे पहले एलिमेंट को लिख लो, एलिमेंट x और y, फिर बगल में दोनों का परसेंटेज को लिख लो। x का परसेंट कितना है 75, y का 24, परसेंटेज लिख लो। फिर बगल में दोनों का एटॉमिक वेट लिख लो, एटॉमिक वेट x का 24, y का 16। फिर बगल में परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, ये एक नंबर लिख लो। तो 75.8 बाई 24 ये आ रहा है 3.1, 24.2 बाई 16 ये आ रहा है 1.5। ये क्या है मेरा, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट। फिर अगले स्टेप में सिंपल रेशियो लिखो, सिंपल रेशियो 3.1 और 1.5 का। तो 3.1 को अगर 1.5 से डिवाइड कर दें तो लगभग 1.5 दूना 3, 2 के बराबर आएगा। और इसको 1.5 से डिवाइड करो तो 1, तो रेशियो कितना आ गया, ये 2 और ये 1। तो इम्पीडिकल फार्मूला में x2 होगा y1 होगा। इम्पीडिकल फार्मूला क्या होगा, x2 y1। क्या करना है, परसेंटेज एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट। एक बार ये जो परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट आ गया तो इनका सिंपल रेशियो निकालना है। 3 और 1.5 का सिंपल रेशियो क्या होगा, 2:1, यही 2:1 हो जाएगा इम्पीडिकल फार्मूला। अब तीन एटम का कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का परसेंटेज लिखो, दिया हुआ है 52, 13 और 34। तीनों का एटॉमिक वेट बगल में लिखो। अब एटॉमिक वेट देने का जरूरत नहीं है, पता तुमको पता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अगले स्टेप में क्या करना है, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, 52.2 बाई 12 एग्जैक्ट लिखो 4.35। 13 का परसेंट बाई एटॉमिक वेट ये है, और 34.8 डिवाइडेड बाई 16 ये हो जाएगा 2.2। अब परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट हमको तीनों का निकल गया। अगले स्टेप में क्या करना है, सिंपल रेशियो निकालना है। सिंपल रेशियो क्या होता है, 4.35 यानी 4.4 लग पड़ा, 13 और 22 सब 2.2 है ये, 2.2। सबसे कम इसमें कौन है, 2.2। तो 2.2 से तीनों को डिवाइड करते हैं, तो 2.2 से इसको डिवाइड 2, 2.2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो करीब आ रहा है 6, और 2.2 से इसको करेंगे तो 1, तो 2 6 1। तो इम्पीडिकल फार्मूला में क्या हो गया, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। अब इम्पीडिकल फार्मूला क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का 92 है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 92। तो देखो इम्पीडिकल फार्मूला है C2H6O, तो इम्पीडिकल फार्मूला का मास कितना हो जाएगा, 12 × 2 24, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 16। तो इम्पीडिकल फार्मूला का मास है 46। अब मॉलिक्यूलर मास है 92, इसका मतलब इम्पीडिकल फार्मूला का डबल है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इम्पीडिकल फार्मूला का रेशियो का डबल कर दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो C2H6O का हो जाएगा C4H12O2, क्या हो जाएगा C4H12O2। कैसे किए, इम्पीडिकल फार्मूला मास था 46 और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 92, यानी इम्पीडिकल का डबल है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका भी डबल कर दो। तो इसका भी डबल कर दिए तो ये एग्जैक्ट फार्मूला है, ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका इम्पीडिकल फार्मूला करने के लिए 2 से सबको काटो तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2, तो ये इम्पीडिकल फार्मूला। अब हम लोग पढ़ने वाले स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है CaCO3 + 2HCl, CaCl2 + H2O + CO। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इस साइड कैल्शियम कितना है 1, इधर भी कैल्शियम कितना है 1, एरो के इस साइड क्लोरीन कितना है 2, इस साइड क्लोरीन कितना है CaCl2 में 2 है। इसको कॉपी पे दिखाते हैं।
रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है CaCO3 प्लस HCl प्लस 2 HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO। स्टोशियोमेट्री क्या बोलता है? स्टोशियोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री स्टोशियोमेट्री क्या है? रिएक्शंस का स्टडी है। रिएक्शंस का कौन कितना रिएक्ट कर रहा है इसका स्टडी है। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेंगे तभी स्टोशियोमेट्री का रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस रिएक्शन को देख के बोल सकते हैं कि 1 मोल अगर CaCO3 है तो 1 मोल को रिएक्शन करने के लिए कितना मोल HCl चाहिए? तो हमको 2 मोल चाहिए, है ना। इसका 1 मोल से हमको 2 मोल चाहिए, तब इसका 1 मोल बन रहा है, इसका भी 1 मोल बन रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है। मॉलिक्यूल के हिसाब से भी कह सकते हैं कि इसका 1 मॉलिक्यूल के लिए हमको इसका 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसका एक मॉलिक्यूल तीनों का बन रहा है। अब फिर मास के हिसाब से देखो, मास CaCO3 1 मोल है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? जो इसका मोलकुलर वेट है कितना है? कैल्शियम का 40, कार्बोनेट का होता है 12 और 48 60, तो इसका हो जाएगा 100। हाइड्रोजन का है 1, इसका है 35.5, तो एक का वेट हो जाएगा 35.5 और एक 36.5। ये तो 1 मोल का वेट है, लेकिन इसका तो 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 36.5 का डबल, है ना। तो ये जाएगा 73 ग्राम। इसका सबका 1 मोल बन रहा है, तो सबका मोलकुलर वेट, ठीक है। जैसे हम दूसरा रिएक्शन दिखा दें तुमको, N2, थोड़ा इजी रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 बन रहा है 2NH3। तो ये सब गैस है, सब क्या है? गैस है। तो N2 का रिएक्शन करने के लिए हमको कितना चाहिए? 1 मोल चाहिए। हाइड्रोजन का 3 मोल चाहिए, और अमोनिया कितना बनेगा फिर? 2 मोल बनेगा, या 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। मोल का तो डायरेक्ट रेशियो होता है वॉल्यूम। मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, अगर वो गैस है तो। हाँ, तो तीनों गैस तो हैं ही, तो इसका मतलब इसका कितना लीटर? 22.4 लीटर। इसका 22.4 इंटू 3 लीटर, और इसका कितना बनेगा? 22.4 इंटू 2 लीटर। इतना लीटर के लिए इतना लीटर चाहिए, तो इतना लीटर बनेगा। ये तो मास वॉल्यूम में बोला, मास में बोलते हैं। 1 मोल का मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन का मास 2, 3 का 6 ग्राम, और इसका 2 मोल का मास हो जाएगा 17, 1 का 17, 2 का 34 ग्राम। तो इसका मतलब इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो इसका 34 ग्राम बनता है, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन बोले कि बताओ 12 ग्राम हाइड्रोजन है तो उससे अमोनिया कितना बनेगा? तो हमको पता है कि 6 ग्राम से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, तो 6 का डबल है 12, तो 34 का डबल यानी 68 ग्राम अमोनिया बनेगा। कोई बोले कि हमको 17 ग्राम अमोनिया बनाना है, 17 ग्राम अमोनिया बनाना है, तो हमको नाइट्रोजन कितना चाहिए? तो 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो 34 का आधा है 17, तो 28 का आधा यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो ये जो हम लोग यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और रिएक्शन को बैलेंस करके उसका एग्जैक्ट कितना ग्राम बन रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, और किसका ग्राम बन रहा है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी को एक दूसरे से लिंक करके हम बता सकते हैं कि किसका कितना ग्राम से कितना ग्राम चाहिए या कितना ग्राम बनेगा। लेकिन सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg Fe2O3। 1 kg Fe2O3। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन
Fe प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस किए तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया, अब बोल रहा है कि 1 kg हमको Fe2O3 से कितना आयरन मिलेगा। तो सबका मास लिखो पहले। हमको किसको इसको लिंक करना है, Fe2O3 को और Fe को। Fe2O3 का मास कितना होता है बताओ। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका 1 मोल Fe2O3 2 मोल आयरन दे रहा है। 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। कैसे, आयरन का वेट होता है 56, तो 56 दूनी 112। ऑक्सीजन O3 का होता है 48, तो 112 48 160 ग्राम। 2 मोल Fe दे रहा है, 1 मोल का 56, 2 मोल का 112। अब मेरे पास यूनिटरी मेथड तो आ गया। क्या यूनिटरी मेथड आया कि 160 ग्राम Fe2O3 से 112 ग्राम Fe मिल रहा है ना। हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई 1 kg Fe2O3, यानी 1000 ग्राम। तो 160 ग्राम Fe2O3 से 112 ग्राम Fe मिल रहा है। तो अगर इसका 1 ग्राम Fe2O3 रहेगा, Fe2O3 अगर 1 ग्राम रहेगा तो 112 बाई 160 इतना Fe मिलेगा। लेकिन हमको तो 1000 ग्राम का चाहिए ना, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम Fe2O3 का हो जाएगा 112 बाई 160 इंटू 1000 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, Fe। 1000 बाई 160 इंटू 112। What amount of silver chloride is formed by action of 5.850 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन ए एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सोडियम क्लोराइड, इतना सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले रिएक्शन लिखो। NaCl का, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgCl से। NaCl का AgNO3 से, NaCl का AgNO3 से। तो क्या बनेगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट और NaNO3 ये बनेगा। सबका 1-1 मोल है, देख रहे हो, सबका 1-1 मोल है, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड का वेट दिया हुआ है और सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा उसका वेट पूछ रहा है। सोडियम क्लोराइड का वेट दिया हुआ है और सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा उसका वेट पूछ रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है और सिल्वर क्लोराइड का 1 मोल है, रिएक्ट हो रहा है। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का वेट कितना हो जाएगा, 23 और 58.5, 23 और 35.5, तो हो जाएगा 58.5 ग्राम। और 1 मोल AgCl का वेट कितना हो जाएगा, Ag का वेट होता है 108 और Cl का 35.5, तो कितना हो जाएगा 143.5 ग्राम। तो इसका NaCl का 58.5 ग्राम से हमको AgCl का 143.5 ग्राम AgCl मिल रहा है। लेकिन तो अगर हम NaCl ले रहे हैं 5.850 ग्राम, तो ये जो NaCl का अमाउंट है ये तो इसका 1/10 है, 10 से डिवाइड करोगे तब ये मिलेगा। तो इसका भी 1/10 बनेगा, यानी 14.35 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा, 14.3। मतलब पहले 58.5 ग्राम NaCl लिए थे तो 143.5 ग्राम AgCl बना था। अब हम इसका 1/10 लेंगे तो इसका भी 1/10 बनेगा। 1/10 लिए 5.8, तो इसका बना 14.3। For complete combustion of 3 gram ethane, required volume of oxygen and produced volume of carbon dioxide at STP will be कितना। इथेन का कंबसन करना है। इथेन क्या होता है, C2H6। तो C2H6 का कंबसन यानी C2H6 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करेंगे। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करते तो बनता है CO2 और H2O। ये तो रिएक्शन है C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो जितना कार्बन यहाँ है, सारा कार्बन यहाँ आया है, तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। ये तुम लोग खुद से बैलेंस करना, तो खुद से बैलेंस करना, तो यहाँ बैलेंस करके ही लिखा हुआ है, लेकिन तुमको खुद से ही बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 7, यहाँ 4, ये 6, ये बैलेंस करने के बाद ही आया।
ठीक है, बैलेंस कर लिए, एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 3 ग्राम इथेन अगर है मेरे पास, 3 ग्राम इथेन है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो इथेन का वेट कितना है, इथेन का वेट होता है 12 दूनी 24 36 और 2 मोल लिया जा रहा है तो 2 मोल का वेट हो जाएगा 60 ग्राम। तो इथेन जब 60 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है हमको, ऑक्सीजन का वेट है 32 इंटू 7, 7 में 14 के 4 फिर 7 1 22 224 ग्राम। सॉरी क्वेश्चन क्या है फिर से देख लो। 3 ग्राम इथेन के लिए जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ रहा है तो इथेन का मास और ऑक्सीजन का वॉल्यूम को रिलेट करना है। तो इथेन का 2 मोल का मास होगा 60 ग्राम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो जाएगा 7 इंटू 22.4 लीटर। तो इतना ग्राम अगर है तो इसका इतना वॉल्यूम है, और अगर इसका 3 ग्राम रहेगा तो इसका कितना वॉल्यूम रहेगा निकाल सकते हैं। इसका 60 ग्राम से इसका इतना वॉल्यूम, इसका 1 ग्राम से डिवाइड करो इसका 60 से, इसका 3 ग्राम से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम। फिर प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 3 ग्राम इथेन से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा वो पूछ रहा है। तो 2 मोल इथेन यानी 60 ग्राम इथेन से कार्बन डाइऑक्साइड का 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू 22.4 लीटर। तो फिर वही है 60 ग्राम को इससे डिलीट करना है, 60 ग्राम से इतना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1 से इतना बाई 60 बनेगा और 3 ग्राम से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे मेथड से, जैसे इस बुक में देखो क्या किस मेथड से बनाया है। 3 ग्राम इथेन को पहले तुम मोल में कन्वर्ट कर लो, तो इथेन का मोलकुलर मास होता है 30, तो 3 ग्राम इथेन का मोलकुलर मास मोल कितना हो जाएगा 3/30 यानी 0.1 मोल। इथेन कितना मोल हो गया 0.1 मोल। अब देखो 2 मोल इथेन के लिए 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 0.1 मोल इथेन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, 2 मोल के लिए 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 7/2 इंटू 0.1 इतना मोल हमको ऑक्सीजन चाहिए होगा। 22.4 से मल्टीप्लाई किए तो इतना लीटर आया। 2 मोल इथेन से 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 0.1 मतलब डबल बन रहा है ना, 2 से 4 बन रहा है, तो 0.1 मोल से 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। N2 + 3H2 2NH3 कह रहा है हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 10 ग्राम, मोल में कन्वर्ट कर लो, हमेशा मोल से कोई भी क्वेश्चन को मोल के थ्रू सॉल्व करेंगे, मास के थ्रू नहीं। तो 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट होता है 2 ग्राम, तो 10 ग्राम का मोल 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया 5 मोल। NH3 का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, तो NH3 का पहले मोल निकाल लेते हैं। 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 5 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनेगा, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 2/3 मोल 1 मोल हाइड्रोजन से 2/3 मोल अमोनिया बनेगा, ये ना 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 1 मोल हाइड्रोजन से 2/3 मोल अमोनिया बनेगा, और 5 मोल हाइड्रोजन से 2/3 गुने 5 यानी 10/3 मोल, ये क्या है मोल्स ऑफ अमोनिया 10/3। अब वॉल्यूम निकालना है तो मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन से कुछ, फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी C4H10 कंबसन करना है, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, तो C4H10 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। यहाँ 4 कार्बन है तो सारा का सारा कार्बन यहाँ CO2 में है तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ 10 हाइड्रोजन है तो सारा हाइड्रोजन वाटर में आ रहा तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और यहाँ 5 ऑक्सीजन 13 ऑक्सीजन हुआ। यहाँ O2 लिखा हुआ है तो यहाँ आपको 13/2 लिखना पड़ेगा, तब ना 13/2 इंटू 2 13 ऑक्सीजन हो जाएगा। ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया, इसका 1, इसका 13/2, इसका 4, इसका 5 मोल निकल गया। बोल रहा है 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड CO2, दोनों का वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मोल के थ्रू सॉल्व करते हैं।
ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.12 लीटर। 1.12 लीटर का मतलब मोल कितना हो गया, 1.12 को अगर 22.4 से डिवाइड कर दें तो ब्यूटेन का मोल निकल जाएगा 22.4 से डिवाइड करने पे। लेकिन इसमें हमको मोल निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जो मोल का रेशियो होता है, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 1.12 लीटर ब्यूटेन है, बोल रहा है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा। तो ब्यूटेन है C4H10, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया 1 13/2 4 5। अब क्या बता रहे हैं हम कि मोल का जो रेशियो होता है और वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिमिलर होता है। जैसे अगर मान लो N2 + 3H2 2NH3, इस रिएक्शन में इसका अगर 1 मोल ले रहे हैं, इसका 3 मोल ले रहे हैं, तो इसका हमको 2 मोल मिल रहा है। सब गैस है, सब गैस है भाई। 1 मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करो तो 1 × 22.4, तो इसका बनेगा 3 × 22.4 लीटर, इसका बनेगा 2 × 22.4 लीटर। तो 22.4 तो सब में है ना, तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इसका जो मोल, यहाँ पे जो मोल है इसको तुम लीटर भी मान सकते हो कि इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 लीटर बन रहा है। तो मोल का डायरेक्ट रेशियो है वॉल्यूम का रेशियो। मोल का जो रेशियो है वॉल्यूम का भी रेशियो वही है। अगर इसका 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1 लीटर से इसका 3 लीटर रिएक्ट करेगा, और 2 मोल बन रहा है तो इसका 2 लीटर बनेगा। तो यहाँ पे ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बोल रहा है कि 1.12 लीटर ब्यूटेन से कितना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, तो यहाँ 1 जो मोल, इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो 1 लीटर ब्यूटेन से 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 5 लीटर पानी बन रहा है। तो 1.12 लीटर ब्यूटेन से 1.12 × 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 1.12 × 5 लीटर वाटर बनेगा। फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 5 मोल प्रोपेन है C3H8, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। C3H8 प्रोपेन को वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CO2 + H2O। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ 3 कार्बन है, तीनों का 3 कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ 3, यहाँ वाटर हाइड्रोजन 8 है, वाटर सारा हाइड्रोजन पानी में आया है, तो यहाँ 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 4 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन, यहाँ 5 O2, 5 O2 का मतलब 10 ऑक्सीजन। तो 5 मोल प्रोपेन का कंबसन करेंगे तो कितना O2 का वॉल्यूम चाहिए होगा। तो जब 1 मोल प्रोपेन का कंबसन करते हैं तो 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जब 5 मोल प्रोपेन का कंबसन करेंगे तो 25 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब 25 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 × 22.4, इतना लीटर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वो कंपोनेंट है जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लो एक रिएक्शन है A + 2B, यही रिएक्शन जो बुक में दिया हुआ है वही ले रहे हैं, C + 2D, C + 2D। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको 1 मोल A के लिए 2 मोल B चाहिए, तो 1 मोल C और 2 मोल D बनेगा। अगर तुमको बोले कि तुमको 3 मोल A दे रहे हैं और तुमको 9 मोल B दे रहे हैं, और बताओ कितना C बनेगा। तो देखो 1 मोल A के लिए 2 मोल B चाहिए, तो 3 मोल A के लिए तुमको सिर्फ 6 मोल B चाहिए। 3 मोल A के लिए तो हमको सिर्फ 6 मोल B चाहिए, 9 मोल तो नहीं चाहिए। तो फाइनली क्या होगा कि 3 मोल में से तो पूरा 3 मोल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 9 मोल में से सिर्फ 6 मोल ख़त्म होगा। ठीक है, हाँ, 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो 3 मोल से कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा, इसका 3 मोल बनेगा
और 1 से 2 बन रहा है तो 3 से 6 बनेगा। तो इससे ये दोनों इन दोनों को छोड़ो, अभी रिएक्टेंट का बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट में कौन पूरी तरह से ख़त्म हो गया? 9 में से 6 ही गया, तो 3 तो इसका बचा हुआ है। इसका मतलब बी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ए पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ए क्या है मेरा? ए है लिमिटिंग रिएजेंट। इसी क्वेश्चन में अगर ए का दिया हुआ रहता 10 मोल, ए दिया रहता 10 मोल ए, और बी दिया रहता 6 मोल, तो हमको पता है जितना ए चाहिए होता है उसका डबल बी चाहिए होता है। तो 10 मोल के लिए तो हमको 20 मोल बी चाहिए होगा। या फिर तुम ऐसे कहो कि जितना बी चाहिए होता है उसका आधा ए चाहिए, जिसका 2 चाहिए तो इसका 1 चाहिए। तो इसका 6 मोल के लिए तो हमको ए का सिर्फ 3 मोल चाहिए। तो रिएक्शन जब होगा तो 6 में से तो पूरा 6 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 10 में से सिर्फ 3 ख़त्म होगा। तो कौन पूरी तरह से ख़त्म हो गया? बी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो बी हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग क्यों पहचानते हैं? इसलिए पहचानते बताते हैं। अगर मान लो अभी हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, हम लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं देखे हैं, हम क्या किए? a+2b c+d, ए दिया हुआ है 10 मोल, बी दिया हुआ है 6 मोल। हम बोल रहा है कि तुमको बताओ सी कितना बनेगा। तो हम देखें कि जितना ए है उतना ही सी बन रहा है। तो ए अगर 10 मोल है तो सी भी कितना बनेगा? 10 मोल। हम बोले कि सी बनेगा 10 मोल, हम टिक मार के आ गए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी 10 मोल बनेगा ही नहीं। सी 10 मोल नहीं बनेगा क्योंकि ए पूरा का पूरा 10 मोल रिएक्ट थोड़ी किया। ए को पूरा 10 मोल रिएक्ट करने के लिए तो बी का तो 20 मोल चाहिए। ए के 10 मोल रिएक्ट करने के लिए बी का तो 20 मोल चाहिए। तो ए पूरा 10 मोल रिएक्ट नहीं किया है, इसलिए जब ए पूरा 10 मोल रिएक्ट किया नहीं है तो सी का भी पूरा 10 मोल बनेगा नहीं। तो ए का कितना मोल रिएक्ट किया है? ए का तो बस 3 मोल रिएक्ट किया है। क्यों? क्योंकि बी अगर 6 दिया हुआ है तो ए बस 3 ही रिएक्ट कर सकता है, तो सी का भी 3 ही मोल बनेगा। तो तुम यहाँ पे अगर ए के हिसाब से सी निकालोगे कि ए का 10 मोल है तो सी का भी 10 मोल होगा, तो वो गलत हो जाएगा। तुमको किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा? तुमको बी के हिसाब से सी निकालना पड़ेगा कि बी जितना होता है उसका आधा होता है सी। ये 2 है तो ये 1 है, तो बी अगर 6 है तो सी हो जाएगा 3। तो ये 3 मोल सही आंसर है। तो सबसे पहले रिएक्शन में हमको पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लेंगे फिर उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। कोई बोले डी कितना बनेगा, तो 2 ऑप्शन है, जितना ए बनता है उसका डबल बनता है डी। तो ए है यहाँ पे 10 मोल तो डी बनेगा 20 मोल, तो ये गलत हो जाएगा। तुम ए के हिसाब से डी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ए लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ए क्या है? एक्सेस रिएजेंट। ए क्या है? ए है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं देखना है, लिमिटिंग के हिसाब से। लिमिटिंग के हिसाब से जितना ए होता है, जितना बी होता है उतना ही डी होता है, 2। तो जितना बी 6 मोल अगर है तो डी का भी 6 मोल बनेगा, तो ये सही है। ए के हिसाब से करोगे 20 मोल तो वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, a+5b c+3d। ए कितना है? ए 1 मोल, बैलेंस्ड रिएक्शन है तो इसका 1 मोल के लिए इसका 5 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 3 मोल बनता है ना। इन दिस रिएक्शन विच इज अ लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कब? गिवन 10 मोल ऑफ ए और 10 मोल ऑफ बी, दोनों का 10-10 मोल अगर हम ले लिए तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बहुत ईजी निकालना। ए का अगर 10 मोल है, ए का 10 मोल के लिए बी हमको कितना चाहिए? ए का 5 गुना हमको बी चाहिए, तो ए के 10 मोल के लिए बी हमको चाहिए होगा 50 मोल। इसका मतलब बी एक्सेस तो नहीं है, ए एक्सेस में है। या ये देखो, बी के 5 मोल के लिए हमको ए का 1 मोल चाहिए, तो बी के 10 मोल के लिए हमको ए का 2 मोल चाहिए होगा। बी के 10 मोल के लिए हमको ए का सिर्फ 2 ही मोल चाहिए, तो ए का चाहिए बस 2 मोल और ए दिया हुआ है 10 मोल। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। अब बी क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। 10 में से पूरा 10 चला जाएगा, यहाँ 10 में से सिर्फ 2 जाएगा। H2 + ½ O2
H2O. In the above reaction, what is the volume of water vapor at STP? वाटर वेपर कितना बनेगा, ये इसका वॉल्यूम को पता करना है। गिवन 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दिया हुआ है 4 ग्राम और ऑक्सीजन दिया हुआ है 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन 4 ग्राम का कहने का कितना मतलब है, क्या मतलब है? H2 का वेट होता है 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन 4 ग्राम मतलब 2 मोल, और 32 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो इसका दिया हुआ है 2 मोल, इसका दिया हुआ है 1 मोल, इसका बनेगा कितना, यही पूछ रहा है। तो कोई लड़का क्या करेगा, बोलेगा कि जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना हाइड्रोजन गैस है उतना ही वाटर वेपर बन रहा है। तो हाइड्रोजन 2 मोल है तो वाटर वेपर 2 मोल हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 2 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसे नहीं निकालना है, ये गलत हो जाएगा। हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ऑक्सीजन का आधा मोल के लिए हमको हाइड्रोजन का 1 मोल चाहिए होता है, मतलब डबल चाहिए होता है। हाइड्रोजन का आधा मोल के लिए ऑक्सीजन का आधा मोल के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है 1 मोल, यानी डबल। तो ऑक्सीजन का 1 मोल के लिए हमको हाइड्रोजन चाहिए होगा 2 मोल, तो 2 मोल तो दिया हुआ है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है दोनों मेरे पास उतना अमाउंट में है, ना कोई एक्सेस है और ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। जब कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तब तुम किसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, सेम आएगा। 1 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल वाटर बन रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनेगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 × 22.4 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एट NTP इन ए कंटेनर 100 ml नाइट्रोजन और 100 ml हाइड्रोजन को मिक्स किया गया है, नाइट्रोजन और अमोनिया बन रहा है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन तो 132, 100 ml नाइट्रोजन है, 100 ml हाइड्रोजन रख दिया गया। बोल रहा है कि फाइंड आउट प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो अगर इसका 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए तो इसका 1 लीटर के लिए हमको इसका 3 लीटर चाहिए होगा, इसका 1 मिलीलीटर के लिए हमको इसका 3 मिलीलीटर चाहिए होगा, इसका 100 मिलीलीटर के लिए हमको इसका 300 मिलीलीटर चाहिए होगा, और इसका दिया कितना है, सिर्फ 100 मिलीलीटर। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो एक बार हम पहचान लिए कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन के हिसाब से प्रोडक्ट बोलना होगा। इसका 3 मोल के लिए इसका 2 मोल, इसका 3 लीटर के लिए इसका 2 लीटर, इसका 3 ml के लिए 2 ml, है ना। हम ये तुमको क्यों बता रहे हैं कि मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसका यहाँ 3 है और यहाँ इसका 2 है तो इसका मतलब 3 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका 3 लीटर से इसका 2 लीटर बन रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इसका 3 ग्राम से इसका 2 ग्राम बन रहा है। नहीं, ग्राम का रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलेगा, मोल का और वॉल्यूम का, इन दोनों चीज़ का चलेगा। अगर हमको ग्राम का करना पड़ेगा तो पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालो। इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2, तो 2 × 6, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 17, 17 × 34, तो इसका 6 ग्राम से इसका 34 ग्राम बन रहा है। तो वो 3-2 वाला रेशियो तो नहीं रहा, 3 और 2 वाला रेशियो मोल का होगा और वॉल्यूम का होगा। तो इसका 3 मोल से इसका 3 ml से इसका 2 ml बन रहा है, तो इसका 1 ml से इसका 2/3 ml बनेगा। इसका 100 ml से 2/3 × 100 ml अमोनिया का बनेगा। ये अमोनिया का वॉल्यूम हो गया।